नमस्कार दोस्तों, उड़ान इस एकेडमी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मैं मोहम्मद रियाज आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि उड़ान इस एकेडमी एक एमसीक्यूज़ की श्रृंखला स्टार्ट की है सीजीपीएससी प्री 2025 के एस्पिरेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए जो इस बार सीजीपीएससी प्री देना चाहते हैं। उनके लिए सबसे अच्छा मौका है कि वो इस एमसीक्यूज़ की श्रृंखला से जुड़े। न केवल सिर्फ पीएससी वाले बल्कि हर एग्ज़ाम के लिए ये फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे इस लगातार एमसीक्यूज़ के प्रैक्टिस से। हर विषय के एमसीक्यूज़ दिन में 2 बार आपको प्रस्तुत किए जाते हैं। आप अपनी तैयारी को बेहतर लेवल पे पहुंचाने के लिए आप एमसीक्यूज़ की श्रृंखला से ज़रूर जुड़े। चलिए बिना विलंब किए इस वीडियो शुरू करते हैं और आज हम इंडियन ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे और कोशिश करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद हो और आने वाले पीएससी एग्ज़ाम में इस वीडियो से प्रश्न बने या फिर वो आपको इनडायरेक्टली तौर पे मदद करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेगा कि भारत श्रीलंका के बीच अवस्थित है। क्या है इंडिया और श्रीलंका के बीच? सबसे पहला पाक जल संधि, न्यू मूर द्वीप, मन्नार की खाड़ी और पेरम द्वीप। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इंडिया और श्रीलंका के अगर बीच की बात करें, इंडिया श्रीलंका के बीच क्या है तो बता दीजिएगा, जल संधि। इंडिया और श्रीलंका के बीच क्या है तो एक स्ट्रेट, इंग्लिश में इसको स्ट्रेट कहते हैं, जल संधि। ये जल संधि मतलब इसकी अगर परिभाषा की अगर बात करें तो परिभाषा समझिएगा कि जल का वह सकरा भाग जो 2 सागरों को या 2 महासागरों को, 2 सागरों या महासागरों को आपस में क्या करता हो, आपस में जोड़ता हो, उसे क्या कहते हैं? जल संधि कहते हैं। जल का वह सकरा भाग मतलब इंडिया और श्रीलंका के बीच एक सकरी सी पट्टी है जो इस तरफ की बंगाल की खाड़ी को इस तरफ के हिंद महासागर से क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। इस जल संधि का नाम लिखिएगा पाक जल संधि और ये भारत में सिर्फ एक ही है, इसलिए भारत की एकमात्र जल संधि का नाम पाक जल संधि या इसी को बोलते हैं पाक जल डमरू, जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में है और बंगाल की खाड़ी सागर को हिंद महासागर से क्या करती है? जोड़ती है। तो इंडिया श्रीलंका के बीच में है क्या? पाक जल संधि। अब अगर न्यू मूर द्वीप की बात करें, तो न्यू मूर कहां पर है? इंडिया और बांग्लादेश के मतलब इंडिया और बांग्लादेश का जो बॉर्डर होता है उसमें अपतटीय क्षेत्र पर, तट के बाहर के अपतटीय क्षेत्र पर जो आइलैंड है वो है आपका न्यू मूर द्वीप। मतलब ये उस तरफ है, इंडिया श्रीलंका के बीच में नहीं है। पीरम द्वीप खंभात की खाड़ी में स्थित द्वीप है, खंभात की खाड़ी में स्थित द्वीप है पीरम द्वीप। और मन्नार की खाड़ी की बात करें तो मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। यहां पर इंडिया श्रीलंका के बीच में आपने देखा होगा राम सेतु। राम सेतु एक स्थलीय भाग है, श्रीलंका स्थलीय और ये भी स्थलीय। आपको पता होगा कि जो 3 ओर स्थल से और 1 ओर जल से घिरा हो उसको बोलते हैं खाड़ी। राम सेतु के ऊपर एक खाड़ी है जिसका नाम है पाक की खाड़ी, गल्फ ऑफ पाक। और बिल्कुल वैसे ही आपका देखिएगा ये जो राम सेतु है वो स्थलीय और ये भी स्थलीय, ये भी स्थलीय। ये 3 ओर से स्थलीय नजर आएगा और 1 ओर जल से घिरा हुआ नजर आएगा। ये भी एक खाड़ी है जिसको बोलते हैं मन्नार की खाड़ी। तो यहां पर एक बात समझिएगा कि इंडिया श्रीलंका के बीच में राम सेतु के ऊपर आपको पाक की खाड़ी नजर आएगी और राम सेतु के नीचे आपको मन्नार की खाड़ी नजर आएगी। तो यहां पर आपको 2 खाड़ी देखने को मिल रही है, पाक की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। तो ये भी मन्नार की खाड़ी भी इंडिया श्रीलंका के कहां पर देखने को मिलेगी? बीच में देखने को मिलेगी। यानी कि ये और ये दोनों सही हो जाएंगे, ये दोनों आपके गलत हो जाएंगे। यानी कि पहला और तीसरा इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय पठार की नदियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। किसकी बात कर रहा है? प्रायद्वीपीय पठार की नदियों की बात कर रहा है। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र हिमालय की नदियों की तुलना में नवीन है। तो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र पुरानी है और हिमालय की नदियां नई हैं।
और यहां पर प्रायद्वीपीय अपोहा तंत्र को हिमालय की तुलना में नवीन बताया जा रहा है, तो यह स्टेटमेंट गलत है। हिमालय बना इसका समय जो है वो आप इयोसीन से लेकर प्लायोसीन के बीच में, इयोसीन से लेकर प्लायोसीन के बीच में हिमालय का निर्माण हुआ, यानी कि वर्तमान से 7 करोड़ वर्ष पहले से हिमालय की उत्पत्ति शुरू मानी जाती है। प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण वर्तमान से 57 करोड़ वर्ष पुराना माना जाता है। 57 करोड़ वर्ष पुराना मतलब ये समय है आपका कैम्ब्रियन काल। इसको क्या कहेंगे? इस काल को कैम्ब्रियन काल। तो जहां प्रायद्वीपीय पठार जो है वो कैम्ब्रियन काल की संरचना है, हिमालय जो है वो इयोसीन से लेकर प्लायोसीन के बीच की संरचना है, जो वर्तमान से 7 करोड़ वर्ष पहले बनी। तो 7 करोड़ वाला नया होगा, 57 करोड़ वाला पुराना होगा, याद रखिएगा। इसके अलावा प्रायद्वीपीय पठार की नदियां सामान्यतः विसर्प बनाती है। तो विसर्प मतलब जो नदियां इस तरीके से बहती है उसको बोलते हैं विसर्प आकार में बहना। विसर्प मतलब सांप के बहने के आकार को क्या बोलते हैं? विसर्प आकार बोलते हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार की नदियां सामान्यतः विसर्प बनाती है, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार की नदियां चट्टान की नदियां हैं। विसर्प बनाने वाली नदियां कहां पर बनाती है? नदियां मैदानों में विसर्प का निर्माण करती है। नदियां जो है वो मैदानों में विसर्प का निर्माण करती है। जब अवसादों को ज्यादा लेकर बहती है और ज्यादा लेकर बह नहीं पाती तो वो अपने मार्ग से क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है, और उस मार्ग में मुड़ जाने को ही हम क्या बोलते हैं? विसर्प आकार में मुड़ जाना। तो जो नदियां मैदानों में अवसादों को लेकर नहीं बह पाती वो मुड़ जाती है अपने मार्ग से, और मुड़ने की वजह से वो विसर्प का निर्माण करती है। प्रायद्वीपीय पठार की नदियां सीधे मार्ग का अनुसरण करती है, सीधे मार्ग का अनुसरण करती है, वो विसर्प नहीं बनाती, इसलिए ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसके अलावा ये नदियां प्रौढ़ावस्था में हैं। प्रायद्वीपीय पठार की नदियां प्रौढ़ावस्था में, मैं आपको फिर से बताता हूं, नदियों की 3 अवस्थाएं होती है। नदियों की 3 अवस्थाएं होती है। सबसे पहला बताइएगा युवावस्था, दूसरी अवस्था होती है बताइएगा प्रौढ़ावस्था, और तीसरी अवस्था होती है वृद्धावस्था। 3 अवस्थाएं होती है किसी भी नदी की। युवावस्था में नदी युवा होती है, वो सिर्फ अपरदन करना जानती है, लेकिन किसी भी तरीके से सेडिमेंट को डिपॉजिट करना नहीं जानती। वो नदियां अपरदन करेगी लेकिन निक्षेपण, अपरदन करेगी निक्षेपण नहीं करेगी। वृद्धावस्था में नदी अपरदन नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो उस स्टेज तक जा चुकी होती है जिस स्टेज में अपरदन पॉसिबल ही नहीं है। अब ये क्या कर सकती है? सिर्फ डिपोजिशन करती है, निक्षेपण करती है। प्रौढ़ावस्था में नदी अपरदन भी करती है और निक्षेपण भी करती है। तो जो प्रायद्वीपीय पठार की नदियां हैं उस मामले में कि प्रायद्वीपीय पठार की नदियां सिर्फ क्या अपरदन करती है या सिर्फ निक्षेपण करती है, तो ये अपरदन निक्षेपण दोनों करती है। इसलिए प्रायद्वीपीय पठार की नदियां अभी किस अवस्था में है? तो बता दीजिएगा, प्रौढ़ावस्था में। तो ये नदियां प्रौढ़ावस्था में है, तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो प्रायद्वीपीय पठार की अधिकांश नदियां वर्षा पर निर्भर करती है। याद रखिएगा, जब हम हिमालय की नदियों की बात करेंगे तो हिमालय की नदियां जो है वो वर्षा के साथ साथ उसको ग्लेशियर का बर्फ भी से पानी मिल जाता है। तो वर्षा का जल और ग्लेशियर का बर्फ के पिघलने से बनने वाला पानी दोनों स्रोत होते हैं। लेकिन प्रायद्वीपीय पठार की नदियों के लिए सिर्फ और सिर्फ वर्षा का जल ही एकमात्र स्रोत होता है मुख्य रूप से। तो ये प्रायद्वीपीय पठार की नदियां, अधिकांश नदियां वर्षा पर निर्भर करती है, बिल्कुल सही है। और आपसे पूछ रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहां पर अक्सर गलती हो जाती है कि आप यहां पर ये 2 सही है तो तीसरा चौथा, अगर ऑप्शन में तीसरा चौथा होता तो उस पर आप टिक मार देते। लेकिन पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो पहला और दूसरा सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, भारत के पश्चिम तटीय मैदान की तुलना में पूर्वी तटीय मैदान में जनसंख्या का बसाहट अधिक है। भाई, पश्चिम तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान की बात हो रही है, कंपेयर किया जा रहा है कि कहां पर पॉपुलेशन ज्यादा होती है।
तो यहां पर एक बात ध्यान दीजिएगा, जिसका एरिया ज्यादा होगा वो पॉपुलेशन में ज्यादा होगा, ऐसा सामान्य तौर पे, और जिनका एरिया क्या होगा, कम होगा, उसकी वहां पॉपुलेशन भी क्या होगा, कम होगा। जहां की भूमि उपजाऊ ज्यादा है वहां पर कृषि ज्यादा होगा और पॉपुलेशन ज्यादा होगी। जहां की मिट्टी उपजाऊ कम है वहां पर पॉपुलेशन भी कम होगी, क्योंकि कृषि कम होगा, पॉपुलेशन कम होगी। यहां पर समझने वाली बात यह है कि ये देखिए, पश्चिमी घाट पश्चिम और तट के बीच के मैदान को पश्चिम तटीय मैदान कहते हैं, पूर्वी घाट पूर्वी तट के बीच के मैदान को पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। तो पूर्वी तटीय मैदान का एरिया आपको ज्यादा देखने को मिलेगा और पश्चिम तटीय मैदान का, ये मैं फिर भी ज्यादा ही बना दिया, पश्चिम तटीय मैदान का एरिया क्या देखने को मिलेगा, कम देखने को मिलेगा। तो पश्चिम तटीय मैदान की तुलना में पूर्वी तटीय मैदान में जनसंख्या का बसाव यानी बसाहट अधिक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका सही होगा। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार ज्यादा है तथा कृषि की दृष्टि से अधिक उपजाऊ है। तो पश्चिम तटीय मैदान से ज्यादा उपजाऊ मिट्टी कहां पर देखने को मिलेगी, बोलिए, पूर्वी तटीय मैदान में ज्यादा उपजाऊ मिट्टी देखने को मिलेगी कंपैरेटिवली पश्चिम तटीय मैदान से। पूर्वी तटीय मैदान में जलोढ़ मिट्टी, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है और मुख्य रूप से यहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, लाल पीली मिट्टी, और इस वजह से यहां पर मुख्य रूप से धान की फसल होगी और यहां पर पॉपुलेशन भी कंपैरेटिवली ज्यादा होगी। पूरे तटीय मैदान की बात कर रहा हूं मैं। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार अधिक है, यह भी सही है, कृषि की दृष्टि से यह अधिक उपयुक्त है, यह भी सही है। यानी कि दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है, पहला भी सही, दूसरा भी सही, और सही कथन पूछ रहा है तो पहला और दूसरा दोनों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। चलिए उसके बाद अगर अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न क्या बोल रहे हैं, कुमायूं हिमालय के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कुमायूं हिमालय के बारे में पूछ रहा है। देखिए यहां पर कुमायूं हिमालय के साथ साथ मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि हिमालय का जो ऊर्ध्वाधर विभाजन होता है, ऊर्ध्वाधर विभाजन यानी कि वर्टिकल क्लासिफिकेशन हिमालय का, वो कितने भागों में, 1 2 3 4 5, कितनी नदियां हैं, 5 नदियां। 5 नदियों ने हिमालय को कितने भागों में बांटा, 4 भागों में क्या करके रखा हुआ है, बांटा हुआ है। ये 5 नदी पता होना चाहिए। सबसे पहला सिंधु नदी, सिंधु के बाद अगली है सतलज नदी, सतलज के बाद काली नदी, काली के बाद तीस्ता नदी, और तीस्ता के बाद बता दीजिएगा ब्रह्मपुत्र नदी। सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र, ये 5 नदियां हैं और 5 नदियों ने हिमालय को कितने भागों में बांटा है, तो बता दीजिएगा 4 भागों में। सिंधु सतलज के बीच के हिमालय को बोलते हैं पंजाब हिमालय। फिर सतलज काली के बीच में जो हिमालय है उसको बोलते हैं कुमायूं हिमालय। फिर काली तीस्ता के बीच के हिमालय को बोलते हैं नेपाल हिमालय, और तीस्ता ब्रह्मपुत्र के बीच के हिमालय को बोलते हैं कौन सा, असम हिमालय। तो यहां पर पूछा किसके बारे में रहा है, कुमायूं हिमालय। देखिए एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूं कि पंजाब हिमालय का विस्तार अगर देखेंगे तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, मुख्य रूप से ये वो राज्य है जहां पर पंजाब हिमालय का विस्तार है। कुमायूं हिमालय के विस्तार संबंधित हो जाता है उत्तराखंड से, यूके लिख रहा हूं मैं। वही नेपाल हिमालय का विस्तार पूरे नेपाल में और इसके साथ साथ पश्चिमी सिक्किम में भी। इससे आप बहुत कुछ क्लियर कर पाएंगे। नेपाल और पश्चिमी सिक्किम मतलब ये कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट, नेपाल का बता दीजिएगा माउंट एवरेस्ट, और पश्चिमी सिक्किम का बता दीजिएगा कंचनजंगा। याद रखिएगा हिमालय की दोनों ऊंची चोटी, माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर, कंचनजंगा 8598 मीटर, हिमालय की ये दोनों ऊंची चोटियां, हिमालय की पहली ऊंची चोटी, हिमालय की दूसरी ऊंची चोटी, यानी हिमालय की दोनों ऊंची चोटी कहां पर मिलती है आपको बता दीजिएगा, नेपाल हिमालय में मिलती है। नेपाल की पहली माउंट एवरेस्ट, नेपाल की दूसरी कंचनजंगा, दोनों ही ऊंची चोटियां कहां पर है, नेपाल हिमालय में। और जब असम हिमालय की बात करेंगे तो पश्चिम सिक्किम के बाद ये अगला लिखिएगा पूर्वी सिक्किम, पूर्वी सिक्किम के बाद असम, असम के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश,
अरुणाचल प्रदेश, भूटान, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, भूटान, यहाँ की जो पहाड़ियां हैं वो आ जाएगी आपको किसके अंतर्गत, असम हिमालय के अंतर्गत आ जाएगी। ये बिल्कुल मत समझिएगा कि नेपाल में सिर्फ नेपाल हिमालय नेपाल में फैली हुई है, नहीं, वो पश्चिमी सिक्किम के कंचनजंगा को भी उसमें कंसीडर करेंगे और हिमालय की दोनों ऊंची चोटी को आप नेपाल हिमालय में बताएंगे। तो अब अगर हम प्रश्नों पे आते हैं तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, कुमायूं हिमालय का विस्तार काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक, देखिए साफ साफ देखिएगा, काली से तीस्ता तक नेपाल हिमालय का विस्तार है, न कि कुमायूं हिमालय, ठीक है। तो कुमायूं की बात करें तो सतलज से लेकर काली, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो ये गलत हो गया। अगला, यहां केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे अनेक महत्वपूर्ण पर्वतीय चोटियां हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ ये दोनों ही उत्तराखंड में है, इसलिए किसके अंतर्गत आएंगे, कुमायूं हिमालय के अंतर्गत। उत्तराखंड में जो भी है, चाहे पर्वत हो, हिल स्टेशन हो, ग्लेशियर हो, कुछ भी हो, वो किसके अंतर्गत आएगा, कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आएगा, ये याद रखिएगा। उसके बाद मीलम और गंगोत्री ग्लेशियर, हिमनद मतलब ग्लेशियर, चाहे गंगोत्री ग्लेशियर हो, यमुनोत्री ग्लेशियर हो, पिंडारी ग्लेशियर हो, मीलम ग्लेशियर हो, सतोपंथ ग्लेशियर हो, चोराबारी ग्लेशियर हो, त्रिशूल ग्लेशियर हो, कोई भी ग्लेशियर हो उत्तराखंड का, उसको कुमायूं हिमालय का ही मानेंगे, याद रखिएगा। उसके बाद दून घाटियां, शिवालिक और मध्य हिमालय, देखिए ग्रेट, मिड और शिवालिक, मिड और शिवालिक के बीच में कौन सी घाटी देखने को मिलेगी, दून घाटी देखने को मिलेगी, ठीक है। दून घाटी, और दून आप देखेंगे कि कहां पर दून होते हैं, उत्तराखंड में, देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, जितने भी दून प्रदेश हैं ये सब उत्तराखंड में देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि दून बनते कैसे हैं अगर आपसे देखा जाए तो याद रखिएगा, देखिएगा यहां पे, देखिएगा अब मैं अगर बताऊं यहां पर कि पर्वतों के बीच होती है वैसे घाटी, देखिए हिमालय की नदियां जो आ रही हैं वो अपने साथ अवसाद लाएगी और अवसादों के डिपोजिशन हो जाएगा उसकी घाटी में, अवसाद जो घाटी में डिपॉजिट होगा तो यहाँ पर घाटी में अवसादों के जमने से यहाँ की घाटी क्या हो जाएगी, उथली हुई, उथली मतलब उभरी हुई घाटी का निर्माण होता है। घाटी क्षेत्र कैसा होता है तो बताना, समतल मैदान, समतल मैदान को घाटी बोलते हैं, याद रखना, समतल मैदान को पर्वत का घाटी बोलते हैं, दो पर्वतों के बीच के समतल मैदान को पर्वत का क्या बोलते हैं, घाटी बोलते हैं। दो पर्वतों के बीच के समतल मैदान को पर्वत का क्या बोलते हैं तो बताना, घाटी बोलते हैं। और अगर उस समतल मैदान में अवसादों के जमने से वो घाटी उथली हो जाती है, उभरी हो जाती है, तो इसी उभरी घाटी को या उथली घाटी को क्या कहा जाता है तो बता दीजिएगा, दून कहा जाता है, याद रखिएगा। तो ज्यादातर नदियां कहां से निकलती है तो उत्तराखंड से निकलती है। तो जब उत्तराखंड से आएगी तो शिवालिक, मिड हिमालय के बाद और शिवालिक हिमालय से पहले अवसादों को डिपॉजिट कर देगी और वहां पर किसका निर्माण होगा, दून का निर्माण होगा। तो ज्यादातर नदियां उत्तराखंड से निकलती हैं, बहुत सारे ग्लेशियर उत्तराखंड में पाए जाते हैं, इसलिए दून कहां देखने को मिलते हैं, उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही हो जाएगा, यानी दूसरा, तीसरा, चौथा तीनों सही है। कौन से कथन सत्य हैं, यानी कि दूसरा, तीसरा, चौथा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा इसका सही जवाब है, ठीक है। तो ये हो गए आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर देखिए अगले प्रश्न में क्या बोलेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप बैरन द्वीप पर स्थित है, या भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप, ठीक, पर स्थित है, ठीक है, या बैरन द्वीप खुद ही है। तो ये स्टेटमेंट सही है। यह वनस्पति विहीन है, यहां पर वनस्पति पाई नहीं जाती, ये भी सही है। ज्वालामुखी द्वीप अंडमान द्वीप समूह का भाग है, बिल्कुल। अंडमान निकोबार में बैरन द्वीप जो है वो अंडमान के मध्य अंडमान में पाया जाता है, ठीक है, मध्य अंडमान में पाया जाता है। एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप बैरन द्वीप मध्य अंडमान में। अंडमान को 4 भागों में बांटा जाता है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान। याद रखिएगा, उत्तरी अंडमान में भारत का एकमात्र प्रसुप्त ज्वालामुखी द्वीप नारकोंडम द्वीप पाया जाता है, जिसको आप डॉर्मेंट वॉल्केनो बोलते हैं। मध्य अंडमान में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप पाया जाता है, जिसको आप बैरन द्वीप कहते हैं।
तो मध्य अंडमान में क्या पाया जाएगा? बैरन द्वीप। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। और आपसे पूछ रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम यही होती है कि आपको तीनों क्लियर होना जरूरी है। अगर आपको तीनों क्लियर नहीं होगा या पूरे स्टेटमेंट क्लियर नहीं होंगे, एक भी स्टेटमेंट के ना क्लियर होने पर पूरे आंसर गलत हो जाते हैं। तो इसका बिल्कुल ख्याल रखिए कि हर एक स्टेटमेंट को आपको अच्छे से समझना है और समझ के पढ़ना है और उसके बाद ही आंसर लिखना है। अब देखिए, तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए अगला क्वेश्चन, तीस्ता नदी के संदर्भ में नीचे निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला, तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, सिक्किम से होकर नहीं बहती, पहली बात। दूसरी बात, तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से, और तीस्ता नदी निकलती है सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से। सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट, मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से, बताइएगा, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलने वाली नदी ब्रह्मपुत्र है। और सिक्किम के जेमू ग्लेशियर, सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? तीस्ता नदी। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। रंगीत नदी, याद रखिएगा, रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता की एक सहायक नदी है। तो सिक्किम से निकलने वाली तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है जो सिक्किम से ही निकलेगी, और वो है रंगीत नदी। तो ये स्टेटमेंट सही है आपका। तीस्ता नदी भारत और एवं बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। याद रखिएगा, बंगाल की खाड़ी में तीस्ता नदी जाती ही नहीं है। तीस्ता नदी बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे जमुना कहते हैं, उसमें जाकर मिल जाती है। ये बंगाल की खाड़ी में जाकर नहीं मिलती। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक, चलो समझाता हूं। ये देखिए, यहां से अब देखिए कौन सी नदी आएगी। देखिए, ये आपका सिक्किम के तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से एक नदी आ रही है, ब्रह्मपुत्र नदी। ये सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से नदी आ रही है, और कौन सी नदी है? तो बोलना तीस्ता। ये तीस्ता नदी, चलिए, ये तीस्ता नदी सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से निकलेगी और पश्चिम बंगाल होते हुए जब बांग्लादेश जाती है, तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे बोलते हैं जमुना नदी, ये जमुना में जाकर मिल जाती है। ये है बांग्लादेश, ये है इंडिया। ये कोई इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पे नहीं मिलती। ये तीस्ता नदी बांग्लादेश में ही जमुना में मिल जाती है, याद रखिएगा। तो तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल खाड़ी में जाकर मिलती है, ये सब गलत है। बांग्लादेश में ही तीस्ता नदी जमुना में जाकर मिल जाती है, नहीं ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। अब उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है पूछ रहे हैं, तो बताइए सही कौन सा है? तो सिर्फ एक ही सही है, स्टेटमेंट नंबर 2, यानी केवल 2। ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा? सही जवाब होगा केवल 2। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए समझिएगा, असत्य कथन पूछ रहा है। तो पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं, बिल्कुल। जहां पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई 600 मीटर है, वहीं पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है। अब अगला, पहला स्टेटमेंट सही, पश्चिमी घाट का विस्तार सतत है, जबकि पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है। देखिए एक बात और समझिएगा, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट की नदियां पूर्वी घाट होकर बहेगी, तो नदियों ने पूर्वी घाट को क्या कर दिया? कटा छटा बना दिया, यानी ये सतत नहीं है। जबकि पश्चिमी घाट सतत पर्वत श्रृंखला है, सतत पर्वत श्रृंखला, एक कंटिन्यूस माउंटेन सीरीज है, याद रखिएगा। ये भी सही है। ऊटी अन्नामलाई पर्वतमाला में स्थित एक महत्वपूर्ण हिल स्टेशन है। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ऊटी अन्नामलाई में नहीं, बल्कि नीलगिरी की पहाड़ी पर स्थित है।
नीलगिरी की पहाड़ी की ऊंची, एक हिल स्टेशन है ऊटी, नीलगिरी की पहाड़ी पर स्थित है, अन्नामलाई की पहाड़ी पर नहीं है, ये याद रखिएगा। तो ये गलत हो गया। और डी, पूर्वी घाट का सबसे ऊंची चोटी जिंदगढ़ा की चोटी है, ठीक है, तो ये सही है, जिसकी ऊंचाई ठीक है, जिंदगढ़ा 1680 मीटर। जिंदगढ़ा की चोटी आंध्र प्रदेश में है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी आंध्र प्रदेश में, जिंदगढ़ा की चोटी 1680 मीटर ऊंचाई है इसकी। और ये सही है आपका, ऑप्शन नंबर डी सही है। गलत स्टेटमेंट है तो ऑप्शन नंबर सी का स्टेटमेंट गलत है, तो इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही जवाब होगा। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया है, या मेघालय के पठार के अंतर्गत 3 पहाड़ियां हैं, एक गारो की पहाड़ी, एक खासी की पहाड़ी और एक जयंतिया की पहाड़ी। इनका विभाजन का आधार क्या है, वनस्पतियों के आधार पर कि अलग अलग पहाड़ियों में अलग अलग वनस्पति पाई जाती है, कि इन पहाड़ियों में अलग अलग वर्षा होती है, कि ये अलग अलग दिखती है स्थलाकृतिक भिन्नता, या ये अलग अलग जनजाति वाली पहाड़ी है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, जनजातियां, क्योंकि गारो की पहाड़ी का नाम गारो इसलिए पड़ा ताकि यहाँ पर गारो जनजाति निवास करती है, खासी की पहाड़ी का नाम खासी इसलिए पड़ा ताकि यहाँ पर खासी जनजाति निवास करती है, और जयंतिया जनजाति का नाम जयंतिया इसलिए पड़ा ताकि यहाँ पर जयंतिया जनजाति निवास करती है। इन्हीं जनजातियों के आधार पर इन पहाड़ियों का नाम रखा गया, जहाँ पर जो जनजाति निवास करती थी उसको उस पहाड़ी का नाम दे दिया गया, उसको पहाड़ी का नाम दे दिया गया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हो जाता है हमारा क्या, भारतीय मरुस्थल के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। भारतीय मरुस्थल यानी थार के मरुस्थल के बारे में बोला जा रहा है। भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ियों के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। अगर लोकेशन की बात करें तो अरावली के पश्चिम में स्थित है क्या, थार का मरुस्थल, अरावली के पश्चिम में, न कि दक्षिण पश्चिम में। अगर इस तरीके का होता तो दक्षिण पश्चिम यहां हो जाता, जबकि अरावली के पश्चिम में थार का मरुस्थल बना। वो बना ही इसलिए ताकि इस तरफ से आने वाली बे ऑफ बंगाल की मानसूनी हवाएं अरावली से टकराकर पूरी वर्षा कहाँ करवा रही है, इस पूर्वी राजस्थान में करवा रही है, और पश्चिमी राजस्थान बन जाता है क्या, एक वृष्टि छाया प्रदेश। और इसी वृष्टि छाया प्रदेश की वजह से पश्चिमी राजस्थान में वर्षा नहीं होती, और वर्षा के अभाव में यह जगह क्या हो जाती है, मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है और कहलाती है थार का मरुस्थल। मरुस्थल का मतलब ही होता है मरु और स्थल, मतलब ऐसा स्थल, ऐसी भूमि जो मर गई हो या फिर जो बंजर हो चुकी हो, यानी बंजर भूमि को ही हम क्या बोलते हैं, मरुस्थल बोलते हैं। और आपको बता दूं, कोई भूमि बंजर कब होती है, जब वहाँ पर क्या नहीं होती, वर्षा नहीं होती, तो वर्षा के अभाव में वो भूमि क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है, वो मरुस्थल हो जाती है। तो बेसिकली पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थल बनने की वजह सिर्फ यही है कि वो एक वृष्टि छाया प्रदेश है बे ऑफ बंगाल का, और यहाँ पर वर्षा भी नहीं होती। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। इस क्षेत्र की भूगर्भिक संरचना, मतलब थार के मरुस्थल के जो अंदर की जो चट्टानी संरचना है वो प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। तो बिल्कुल ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है कि प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है थार के मरुस्थल में। ये भूगर्भिक चट्टान, मतलब उसके अंदर, थार के मरुस्थल तो ऊपर है, उसके अंदर की जो चट्टान है वो कोई और नहीं, वो प्रायद्वीपीय। क्यों? क्योंकि थार का मरुस्थल जो है, यहां तक देखिए अरावली तक ये पूरा थार का मरुस्थल है। देखिए ये पूरा हिस्सा जो है ये प्रायद्वीपीय पठार का है, और जो पश्चिमी राजस्थान में जो थार का मरुस्थल है, वो मरुस्थल किसके ऊपर बन रही है, जिस चट्टान के ऊपर बन रही है, वो चट्टान किसी और का नहीं बल्कि प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। भाई जो जिस जगह वो मरुस्थल बनी, वो मरुस्थल, वो रेगिस्तान किस चट्टान के ऊपर है, तो इसी प्रायद्वीपीय पठार चट्टान के ऊपर है। तो इसकी भूगर्भिक चट्टान की चट्टानी संरचना जो है वो प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है। ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। लूनी नदी इस क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण नदी है। देखिए पश्चिमी राजस्थान में बहने वाली नदी मुख्य रूप से क्या कहला रही है, लूनी नदी। ये कौन सी नदी है, लूनी नदी, जो पश्चिमी राजस्थान में इसी थार के मरुस्थल में बह रही है। तो लूनी नदी इस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, जिसे राजस्थान की गंगा कहा जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो गया, सही हो गया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन की बात करें तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा, दूसरा और तीसरा। चलिए फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की।
हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 या गार्डविन आस्टीन, आप बिल्कुल जानते हैं K2 या गार्डविन आस्टीन, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर, 1350 मीटर। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का दोदा बेटा 2637 मीटर। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक 732 मीटर। तो यहां पर आप क्या देख पा रहे हैं, अगर मैचिंग करने को हो तो 2 1 4 3, 2 फिर 1 फिर 4 और उसके बाद 3, 2 1 4 3। देखिए 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर डी में है, 2 1 4 3, ये इसका सही जवाब है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 2 1 4 3। उसके बाद बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन महाराष्ट्र में अवस्थित है? देखिए पहाड़ियों की बात हो रही है और पूछा जा रहा है महाराष्ट्र में कौन अवस्थित है। तो ग्वालीगढ़ ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में, ठीक है। सतमाला ये भी महाराष्ट्र में है, ये महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। हरिश्चंद्र ये महाराष्ट्र, ये भी महाराष्ट्र में है, ये पड़ता है महाराष्ट्र के अमरावती, नहीं अहमदाबाद, नहीं अहमदाबाद कहाँ से हो जाएगा, अहमदनगर, सॉरी अहमदाबाद बोलो, अहमदनगर, ठीक है अहमदनगर, खैर छोड़ दीजिए। तो बेसिकली ये सब जगह, ग्वालीगढ़ ये आपका पड़ जाएगा कहाँ पे, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र में है, मजा नहीं आ रहा है। चलिए अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन महाराष्ट्र में अवस्थित नहीं है? देखिए महाराष्ट्र में अवस्थित नहीं है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ग्वालीगढ़, ग्वालीगढ़ आपका महाराष्ट्र में है, ठीक है। सतमाला महाराष्ट्र के नासिक में पड़ता है। हरिश्चंद्र की पहाड़ी ये भी आपका महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में कौन सी जगह है? अहमदनगर, या महाराष्ट्र में ही है हरिश्चंद्र। और महादेव की बात करें ये पड़ता है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा महादेव की पहाड़ी मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है महादेव की पहाड़ी, तो ये महाराष्ट्र में नहीं है, यानी दूसरा महादेव की पहाड़ी। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी केवल 2 महाराष्ट्र में अवस्थित नहीं है, ये इसका सही जवाब होगा, ठीक है। तो पहाड़ियां भी आपको याद करनी पड़ेगी, कौन सी पहाड़ी किस राज्य में है, ठीक है, तो तभी ये प्रश्न बनेंगे, नहीं तो फिर दिक्कत करेगा ये प्रश्न। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां पश्चिमी घाट के अंतर्गत शामिल है? देखिए पश्चिमी घाट के अंतर्गत कौन सी पहाड़ी आती है? देखिए पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो पश्चिमी घाट में अन्नामलाई की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी, फिर अन्नामलाई पश्चिमी घाट की पहाड़ी है। नीलगिरी की पहाड़ी ये भी आपका पश्चिमी घाट के अंतर्गत आती है, नीलगिरी फिर अन्नामलाई, ठीक है। नल्ला मल्ला आपका पूर्वी घाट की पहाड़ी है, ये पूर्वी घाट की पहाड़ी है। कार्डेमम की पहाड़ी अन्नामलाई के नीचे कार्डेमम की पहाड़ी आती है। जावेदी की पहाड़ी ये आपका जावेदी सेवरा, ये आपका पूर्वी घाट की पहाड़ी है। यानी कि आपको एक बात समझनी होगी कि अगर आप पूर्वी घाट की पहाड़ियों की बात कर रहे हैं तो पूर्वी घाट की पहाड़ियां आपको याद होना चाहिए। पूर्वी घाट में उड़ीसा में आप लिख सकते हैं उत्तरी सरकार की पहाड़ी और महेंद्रगिरी की पहाड़ी, बता दीजिएगा उत्तरी सरकार और महेंद्रगिरी ये पूर्वी घाट की उड़ीसा में पहाड़ी है। जबकि आंध्र प्रदेश में 3 पहाड़ियां लिखने को मिलेगी, देखने को मिलेगी। नल्ला मल्ला की पहाड़ी, ये देखिए नल्ला मल्ला की पहाड़ी, वेलिकोंडा की पहाड़ी और पालाकोंडा की पहाड़ी। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नल्ला मल्ला की पहाड़ी, दूसरा बता दीजिएगा वेलिकोंडा, वेलिकोंडा की पहाड़ी, और फिर तीसरा बता दीजिएगा पालाकोंडा की पहाड़ी। ये हो गया आंध्र प्रदेश में। तमिलनाडु की बात करें तो बताइएगा जावेदी, सेवराय हिल्स और पचमलाई की पहाड़ी, जावेदी, सेवराय और पचमलाई। तो कुल मिलाकर यहां पर अगर आप देखेंगे तो नल्ला मल्ला जो है वो आपका ये देखने को मिल रहा है, नल्ला मल्ला ये पूर्वी घाट में अलग कर दीजिएगा और जावेदी ये अलग कर दीजिएगा।
इसके अलावा क्रम में देखा जाए तो सबसे ऊपर ये आपका नीलगिरी हो जाएगा, नीलगिरी के नीचे आपका अन्ना मलाई की पहाड़ी हो जाएगी और अन्ना मलाई के नीचे कार्डेमम यानी इलायची की पहाड़ी, कार्डेमम की पहाड़ी ही इलायची की पहाड़ी है। तो पहला दूसरा चौथा याद रखिएगा, पहला दूसरा चौथा, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा पहला दूसरा चौथा। चलिए तो ये हो गया। उसके बाद आगे बढ़िएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। हिमालय की उत्तरी ढाल, देखिए हिमालय की बात करें तो हिमालय की उत्तरी ढाल, ये देखिए ग्रेट हिमालय, मिड हिमालय और शिवालिक हिमालय। यहाँ कोई स्पेसिफिक मेंशन नहीं कर रहा है। हिमालय की उत्तरी ढाल मतलब उस तरफ, उत्तर की तरफ, और ये हो गया दक्षिण। तो हिमालय की उत्तरी ढाल जो है दक्षिण ढाल की तुलना में अधिक सूर्यातप की प्राप्ति होती है। और तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा भारत यहाँ है और सूरज की सीधी किरणें अगर कर्क रेखा पर पड़ती है तो सबसे नज़दीक है दक्षिण भारत और उत्तर भारत पड़ जाता है उस तरफ या दूर। उत्तर भारत मतलब हिमालय का उत्तरी क्षेत्र दूर हो जाता है, दक्षिणी क्षेत्र कंपैरेटिवली पास हो जाता है। तो इस तरीके से भी देखा जाए तो दक्षिण में टेम्परेचर ज़्यादा होगा, उत्तर में टेम्परेचर कम होगा। तो ये कहना कि उत्तरी ढाल पर दक्षिण ढाल की तुलना में अधिक सूर्यातप की प्राप्ति होती है, ये गलत हो जाएगा। इसके अलावा हिमालय का पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा पूर्वी हिमालय में बायोडायवर्सिटी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो ये देखिए, अगर हिमालय का अगर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय को अगर आप अलग करोगे तो पूर्वी हिमालय जो है वो तट से निकट होने की वजह से यहाँ पर वर्षा क्या होती है, अधिक होती है। इस वजह से ये जगह बायोडायवर्सिटी में प्रचुरता होगी। यहाँ पर पश्चिमी हिमालय तट से दूर है, वर्षा कम होने की वजह से और ग्लेशियरों की अधिकता की वजह से यहाँ पर बायोडायवर्सिटी ज़्यादा नहीं है, या ये ठीक है। तो पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा पूर्वी हिमालय बायोडायवर्सिटी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, ये स्टेटमेंट सही है। और इस हिसाब से अगर आपसे पूछा जा रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, तो आप बता दीजिएगा दूसरा स्टेटमेंट सही है, यानी कि केवल 2। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है केवल 2। ठीक, तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न, कच्छ के रन में यानी रन ऑफ कच्छ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। बताइए कच्छ के रन के बारे में। यह एक विस्तृत वनस्पति विहीन एवं ज्वारीय कीचड़दार भूमि क्षेत्र है। चलिए यहाँ पे एक बात समझिएगा, कीचड़दार इसलिए ताकि छिछले सागर वाला क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पर कीचड़ ज़्यादा होती है। इसके अलावा NaCl की मात्रा यहाँ पर ज़्यादा होती है, NaCl की मात्रा ज़्यादा होती है, नमक लवण की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए वनस्पति विहीन क्षेत्र होता है, यहाँ पे वनस्पति पाई नहीं जाती। तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट, कच्छ के रन को काठियावाड़ प्रायद्वीप से कच्छ की खाड़ी अलग करती है। यहाँ पर याद रखिएगा, ये हो गया आपका ऊपर वाला भाग कच्छ का रन, ये हो गई आपकी कच्छ की खाड़ी, ये हो गया आपका काठियावाड़ प्रायद्वीप। प्रायद्वीप क्यों कह रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये 1 2 3 और समुद्र से घिरी हुई और एक और स्थल से। तो ये काठियावाड़ प्रायद्वीप जो है और कच्छ के रन जो है, इन दोनों को अलग करने वाली कौन है? कच्छ की खाड़ी अलग करती है। तो कच्छ के रन को काठियावाड़ प्रायद्वीप से कच्छ की खाड़ी अलग करती है। तो ये बिल्कुल, ये भी सही है आपका, यानी कि पहला और दूसरा आपका दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न में क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत में अधिकांश हिमनद यानी ग्लेशियर पीर पंजाल श्रेणी में है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि पीर पंजाल मिड हिमालय पर्वत का हिस्सा है और ये आपका जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। तो ग्रेट हिमालय, मिड हिमालय, शिवालिक हिमालय, उसके ऊपर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, सबसे ज्यादा पर ग्लेशियर जो है वो काराकोरम पर्वत श्रृंखला में है, न कि मिड हिमालय के पीर पंजाल में। यार मिड हिमालय में वैसे भी ग्लेशियर है नहीं, कमी है। ग्रेट हिमालय में से भी ज़्यादा आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? काराकोरम में। तो काराकोरम में सबसे ज़्यादा ग्लेशियर है, पीर पंजाल में नहीं। स्टेटमेंट गलत है।
गंगोत्री ग्लेशियर हिमालय के कुमायूं क्षेत्र में स्थित है। मैं आपको पहले ही क्लियर किया हूं, कुमायूं क्षेत्र आपका उत्तराखंड में और गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जो कुछ होगा वो कुमायूं हिमालय का ही होगा, याद रखना। इवन गंगोत्री ग्लेशियर की बात नहीं बल्कि किसी भी ग्लेशियर की बात करें जो उत्तराखंड में है वो सब के सब कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आएगा। यह स्टेटमेंट सही है। और पूछ रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, केवल 2, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, केवल 2। ठीक, चलिए अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला, खादर पट्टी में नदी की धाराएं लुप्त हो जाती है। तराई क्षेत्र भामर पट्टी के दक्षिण में स्थित है। बांगर क्षेत्र चूनेदार गाद से युक्त होता है। यार ये क्वेश्चन देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि यार पूरा घूम गए। और पूछ रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा उत्तरी भारत के मैदानों के संबंध में सही है। अब देखिएगा, एक बात समझिएगा, हिमालय में भी देखिए ग्रेट, मेड एंड शिवालिक। पर्वत का जो निचला हिस्सा होता है जिसको पर्वत का पदी प्रदेश कहते हैं, वहां से मैदान की क्या होती है, शुरुआत होती है। यह हो गया शिवालिक हिमालय, यह हो गया मैदान, और दोनों के बीच में इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पर्वत पदी प्रदेश। पर्वत पदीय प्रदेश थोड़ा समझना पड़ेगा तभी ये लाइन समझ में आएगी। यहां पर ध्यान दीजिएगा, किसी भी पर्वत का ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं शीर्ष और नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं उसका पैर। सिर पैर वाला सीन, पैर को बोला जाता है पदीय क्षेत्र, यानी पदीय प्रदेश इसका, पर्वत का। तो जो निचला हिस्सा होता है, तो याद रखना हिमालय मैदान शुरू कहां से होती है, हमारे भारत में ग्रेट हिमालय, मिड हिमालय, शिवालिक हिमालय, और उसके बाद होता है मध्यवर्ती मैदान। तो मैदान की शुरुआत वहां से जहां पर्वत खत्म हो रही है। पर्वतों में भी शिवालिक हिमालय जहां खत्म हो रही है, शिवालिक हिमालय का खत्म होना और मैदान का शुरू होना, यह आपस में जुड़ा हुआ है। और शिवालिक हिमालय पर्वत खत्म होता है कहां पर, नीचे साइड से, यानी उसे पर्वत पदी प्रदेश में। तो उसी पर्वत पदी प्रदेश में क्या शुरू हो रहा है, मान लीजिए इसको मैंने बोल दिया पर्वत पदी प्रदेश। तो इस पर्वत पदी प्रदेश को, क्यों भाई, पर्वत की ये ढाल और मैदान की समतल मैदान, इनके बीच कनेक्टिंग पॉइंट होगा ना भाई, ये मिलेगा ना कहीं किसी तरीके से, उसी को पर्वत पदी प्रदेश बोलते हैं। यानी कि पर्वत खत्म होता है पर्वत पदी प्रदेश में और मैदान शुरू होता है पर्वत पदी प्रदेश में। मैदान की शुरुआत माउंटेन फुटहिल रीजन से होती है और पर्वत खत्म इसी जगह से होता है। पर्वत का खत्म होने वाली जगह मैदान की शुरू होने वाली जगह होती है। हिमालय से या शिवालिक हिमालय की नदियां, जो हिमालय की नदियां वो फाइनली नीचे आएगी और शिवालिक हिमालय से नीचे आएगी। शिवालिक हिमालय की नदियां या उसके पहले से हिमालय से आने वाली नदियां जब आएगी, आगे बढ़ेगी, तो यहाँ पर, और मैं फिलहाल शिवालिक हिमालय लेकर चल रहा हूँ, तो शिवालिक हिमालय की नदियां जब आएगी पर्वतों से बहते हुए, या हिमालय की नदियां जब ऊपर से बहते हुए आएगी, तो जैसी पर्वत की ढाल तीव्र है तो स्पीड से आएगी, और स्पीड से आ रही है तो अपने साथ कंकड़ पत्थर भी लेकर आएगी। और जब पर्वत पदी प्रदेश आएगा मतलब ढाल कम होगी, ये ढाल एकदम मंद है, ये ढाल तीव्र है, और ये जो जगह है पर्वत पदी प्रदेश का, कंकड़ पत्थर को जो लेकर आ रही है, ढाल कम होने की वजह से कंकड़ पत्थरों को, इस ढाल के कम होने की वजह से कंकड़ पत्थरों का परिवहन नहीं कर पाएगी और कंकड़ पत्थरों को वहीं छोड़ देगी। और यहाँ पर जो कंकड़ पत्थर छूट जाएंगे पर्वत पदी प्रदेश में, यही है मध्यवर्ती मैदान की सबसे पहली संरचना, जिसको कहते हैं भामर। तो शिवालिक हिमालय के पर्वत पदी प्रदेश में कंकड़ पत्थर युक्त संरचना को क्या बोला जाता है, भामर कहा जाता है। ये हो गया भामर वाली जगह। और दूसरी बात, इस भामर वाली जगह पे अब देखिए, इसको मैं एक अलग व्यू दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये ग्रेट हिमालय, ये मिड हिमालय, और ये हो गया शिवालिक हिमालय। और शिवालिक हिमालय के बाद ये रीजन जो पर्वत पदी प्रदेश का, ये देखिए पर्वत पदी प्रदेश वाला रीजन, चाहे ग्रेट हिमालय की नदी हो, चाहे मिड हिमालय की नदी हो, या शिवालिक हिमालय की नदी हो, नदी को बहना तो पर्वतों के बीच से है। जब ये नदी पर्वतों से होते हुए आएगी और जैसे पर्वत पदी प्रदेश में पहुंचेगी, कंकड़ पत्थरों क्या करेगी, छोड़ देगी, और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से संरचना का निर्माण करेगी। ये देखिए, इस प्रकार से कंकड़ पत्थरों का जमाव करेगी, जो एक आकृति का निर्माण करती है, जिसको बोला जाता है शंकु के आकार की आकृति।
तो ये जो आपका जो भामर है वो बेसिकली जलोढ़ का शंकु है। जलोढ़ शंकु के आकार की आकृति बनाती है, शंकु के आकार की आकृति बनाती है। समझना यह है यहाँ पर कि ये जो नदी है, नदी ने ही कंकड़ पत्थर लाया, नदी ने कंकड़ पत्थर को जमा किया, बना दिया जलोढ़ शंकु के आकार की आकृति। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अब इसी नदी में, यही नदी इसी कंकड़ पत्थरों से जब बहेगी तो अंदर ही अंदर बहेगी, तो यहाँ दिखाई नहीं देगी। याद रखिएगा, अगर कहीं कंकड़ पत्थर हो और नदी बह रही है तो कंकड़ पत्थर के ऊपर नहीं बल्कि अंदर ही अंदर बहेगी, तो ऊपर से देखने पर आपको नदी दिखाई नहीं देगी। वैसे ये नदी अंदर ही अंदर बहेगी और यहाँ से फिर निकलती हुई नजर आएगी। तो भामर के बाद अगली संरचना जो बनती है वो तराई की बनती है। तो जो नदी भामर में लुप्त हो गई थी वो तराई में फिर से प्रकट हो जाती है। स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं तो क्या बोला जा रहा है, खादर पट्टी में नदी की धाराएं लुप्त हो जाती है। खादर में नहीं लुप्त होती, कहां पे लुप्त होती है, भामर में लुप्त होती है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा, तराई क्षेत्र भामर पट्टी के दक्षिण में स्थित है। बिल्कुल, मैंने बताया भामर के दक्षिण में क्या बनेगा, तराई का निर्माण होगा। ठीक है, अब बहुत टाइम तो है नहीं, लेकिन समझिएगा भामर के दक्षिण में, यहाँ पर भामर के दक्षिण में जो पानी जो जम जाती है उसी क्षेत्र, दलदली क्षेत्र को तराई बोलते हैं। चलिए देखिएगा, यहाँ पर आपको जो पर्वत का जो पर्वतपदी प्रदेश है, ये देखिए पर्वतपदी प्रदेश में ये ऐसा एंड देन ऐसा और ये ऐसा। तो जो शिवालिक हिमालय की नदियाँ थी वो यहाँ पर कंकड़ पत्थरों का जमाव करती है, जिसे मध्यवर्ती मैदान की सबसे पहली संरचना कहते हैं भामर। जब नदी भामर बनाने के बाद आगे बढ़ती है तो यहाँ पर एक बेसिनुमा संरचना का निर्माण करती है, जहाँ पर मैदान की मिट्टी और नदी का पानी मिक्स हो जाने से यहाँ पर एक दलदली क्षेत्र का निर्माण होता है। इसी दलदली क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, तराई। तो तराई क्या है, तो भामर के दक्षिण में, भामर के दक्षिण में एक बेसिनुमा संरचना है। बेसिनुमा संरचना में निर्मित दलदली क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तराई कहा जाता है। तो भामर के दक्षिण में ये जो बेसिनुमा संरचना में जो दलदली क्षेत्र का निर्माण हुआ वही आपके लिए क्या है, तराई। तो भामर के बाद तराई बनेगा, उसके बाद ये नदी जब आगे बढ़ेगी तो खादर और बांगर देखने को मिलेगा। तो यहां पर स्टेटमेंट में क्या बोला गया, तराई क्षेत्र भामर पट्टी के दक्षिण में स्थित है। बिल्कुल ये सही है आपका। और बांगर क्षेत्र जो बनेगा वो चूनेदार गाद से युक्त होता है। याद रखिएगा, अब जो बांगर क्षेत्र होता है वहां पर चूनेदार गाद पाए जाते हैं, मतलब चूने की मात्रा बांगर क्षेत्र में ज्यादा होती है। ये ध्यान में रखिएगा, बांगर क्षेत्र में चूनेदार गाद पाए जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। और आपसे पूछ रहा है कि कौन सा सही है, तो बता दीजिएगा डायरेक्ट कि दूसरा और तीसरे नंबर का जो स्टेटमेंट है वो सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। और उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। यहां पर देखिए पश्चिमी तट की बात कर रहा है। पश्चिमी तट में देखिएगा चिल्का झील कहां पर है, तो बोलिएगा ओडिशा में। पुलिकट झील आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में स्थित है। मैक्सिमम पोर्शन आंध्र प्रदेश में है, इसलिए आंध्र प्रदेश लिया जाता है। अष्टमुदी कहां पर है, तो बोलना केरल में। और कोलेरू कहां पर है, तो बोलना आंध्र प्रदेश में। कोलेरू झील कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। तो बात है कि निम्नलिखित में कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है, तो केरल में अष्टमुदी जो है लैगून झील वो आपके कहां पर है, पश्चिमी तट पर है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा, सही जवाब होगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चन के साथ, इंडियन ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ था। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा और इससे आपको फ़ायदा होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।